अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो क्वेश्चन प्लान किया है बेसिकली केमिस्ट्री, रेफरेंस इज़ 36 अक्टूबर नवंबर 12। ये क्वेश्चन बेस करता है एंथैल्पी के ऊपर। यू आर टू डिटरमाइन द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन बिटवीन aqueous copper 2 sulfate and zinc. The enthalpy change of reaction can be found by measuring the temperature change when powdered zinc is added to aqueous copper 2 sulfate. Fb4 is 1.10 mole per decimeter cube aqueous copper 2 sulfate and powdered zinc. Method: weigh a 100 cm cube beaker. In the beaker, weigh out between 2.1 and 2.3 grams of powdered zinc. Record the weighings and the mass of zinc in the space below. अच्छा, पहले इस वाले पार्ट को कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे बोला गया है कि वे 100 cm क्यूब बीकर, तो हम लिखेंगे मास ऑफ ए 100 cm क्यूब बीकर। नेक्स्ट इज इन द बीकर वे आउट बिटवीन 2.1 एंड 2.3 ग्राम्स ऑफ पाउडर जिंक। मुझे इसके अंदर इस रेंज के बीच में कुछ भी जिंक ऐड करना है, तो अभी बताते हैं किस तरीके से होगा। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया है। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ऊपर सबसे पहले मैंने ये 100 cm क्यूब का एक एम्प्टी बीकर है, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया। मास ऑफ द एम्प्टी बीकर इज 45.83 ग्राम्स। मैंने यहाँ पे इसका मास लिख लिया। इट्स इन ग्राम्स 45.83। सेकेंड डेसिमल प्लेस के ऊपर मैंने इसका मास लिख लिया। अब मुझे ये देखना है कि 2.1 मिनिमम 2.3 मैक्सिमम। तो इफ़ 45.83 is the mass of empty beaker and I am going to add minimum 2.10 grams of zinc in it, so the result is 47.93 grams, minimum 47.93 grams। तो अब मैंने क्या किया, मैं इसके अंदर दिस इज जिंक पाउडर। अब मैं इसके अंदर इस जिंक के पाउडर को ऐड करूँगा until I get 47.93 मिनिमम वैल्यू, 47.93 मिनिमम वैल्यू। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। It's 48.00. The result is 48.00 और 01। अच्छा, अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं ये बता रहा हूँ कि मास ऑफ द 100 cm क्यूब बीकर प्लस जिंक, इसका टोटल मास मेरे पास आ गया इन ग्राम्स। द रिजल्ट इज 48.01 ग्राम्स। रिकॉर्ड द वेइंग एंड द मास ऑफ द जिंक इन द स्पेस बिलो। अब हम लास्ट पार्ट लिख लेते हैं, मास ऑफ द जिंक in grams. This is the mass of the beaker plus zinc and this is the mass of the empty beaker. We'll simply subtract, we'll get the difference of these two values, 48.01 minus 45.83, and the result is 2.18. The range was 2.1 and 2.3. I have taken 2.18 grams. मेरे पास जिंक आ गया। अच्छा, अब इसका काम ख़त्म हो चुका है, अब हम इसे साइड पे कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब।
अच्छा जी, क्वेश्चन में मुझे क्या बोला जा रहा है, सपोर्ट द प्लास्टिक कप इन अ 250 cm क्यूब बीकर। Here is a 250 cm क्यूब बीकर, बीकर रखा, इसके अंदर प्लास्टिक कप को रख दिया। द नेक्स्ट पार्ट इज यूज ए मेजरिंग सिलेंडर टू ट्रांसफर 50 cm क्यूब ऑफ FB4 into the plastic cup. With the measuring cylinder, FB4 कॉपर टू सल्फेट 50 cm क्यूब इसके अंदर फिल कर लेते हैं। cm क्यूब FB4 और ये मैंने प्लास्टिक कप में डाल दिया। FB4 को भी साइड पे कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट इज यू measure and record in the table below the initial temperature of FB4. Here I have the thermometer. मैंने थर्मोमीटर को FB4 के अंदर डाल दिया और अब मैं इसका इनिशियल टेम्परेचर रीड कर लेता हूँ। इट्स अराउंड 28। इट्स 27। So 27 degrees Celsius is the temperature of the liquid FB4. Next part is start the stopwatch, measure and record the temperature of FB4 in the cup after 1 minute, 2 minutes and 3 minutes. At time 3.5 minutes add the weight zinc to FB4 in the cup and stir the mixture. From time 4 minutes, continue to stir the mixture and measure the temperature of the contents of the cup to complete the table. चलिए, यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दिया। हम जानते हैं कि इस वक्त जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है और लिक्विड का भी ऑलमोस्ट वही टेम्परेचर होगा, तो तकरीबन 3 मिनट तक यही टेम्परेचर रहना चाहिए। So still it is 27। ये टेम्परेचर इसका 27 और 3 मिनट तक ये 27 ही रहना चाहिए, लेकिन आप लोग चाहें तो फिर भी उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने 1 मिनट पे भी 27 लिख दिया, 2 मिनट पे भी 27 ही लिख दिया और 3 मिनट पे भी 27 लिख दिया। लेकिन लेट्स वेट फॉर 3 मिनट्स। 3 मिनट तक अप्रॉक्सीमेटली यही टेम्परेचर रहेगा इसका। अब जैसे ये 3 मिनट हो जाएंगे, मैं इसके अंदर ये तमाम का तमाम जिंक पाउडर ऐड कर दूंगा और मुझे 4 मिनट पे, फिर 5 मिनट पे, इस तरीके से 12 मिनट्स तक का तमाम डेटा रिकॉर्ड करना है टेम्परेचर रीडिंग्स का। अच्छा जी, और ये 3 मिनट्स पे हमने सारा टेम्परेचर इसके अंदर सारा जिंक ऐड कर दिया। जिंक ऐड करने के बाद आप इसे स्टर करेंगे और 4 मिनट पे हमें इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। द टेम्परेचर इज राइजिंग, टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है। चार मिनट पे टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। अभी इसका टेम्परेचर 31 पे पहुंच चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 32 डिग्री हो चुका है इसका टेम्परेचर अभी। चार मिनट हो गए हैं and the temperature is 32 degree.
मैंने 4 मिनट पे इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया 32 डिग्रीज। अब हम इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे 5 मिनट पे, और इस तरीके से हमें 12 मिनट तक पहुंचना है। मेक श्योर कि इसके अंदर जो लम्प्स बने, इन लम्प्स को आप जो हैं वो ब्रेक करते रहें थर्मोमीटर से ही। थर्टी 4 डिग्री पे टेम्परेचर इस वक्त जा चुका है। पाँच मिनट होने वाले हैं। आपको 5 मिनट पे इसकी दोबारा से रीडिंग लेनी है थर्मामीटर की। चलिए रीडिंग ले लेते हैं। इट्स 39 डिग्री। 5 मिनट पे टेम्परेचर मेरे पास 32 से 30, और इट वॉज 34, सॉरी माई मिस्टेक, इट वॉज 34। स्टिल इट इज़ बिलो 35, तो आप इसको 34 ही कंसिडर करेंगे। तो थोड़ा सा 35 से कम है, लिहाजा मैं इसको 6 मिनट पे 34 ही कंसिडर करूँगा। 7 मिनट का वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम टेम्परेचर रीच हो चुका है। अब इससे ज़्यादा मज़ीद टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इसका टेम्परेचर फॉल होगा और ये टुवर्ड्स रूम टेम्परेचर शिफ्ट होगा। टेम्परेचर रीडिंग ले लेते हैं। स्टिल इट इज़ अ बिट अबव 34, तो अभी ये 34 पे आया है। 7 पे भी 34, 8 का वेट कर लेते हैं। अभी भी इसका टेम्परेचर 34 पे ही है। उम्मीद कर रहे हैं कि शायद थोड़ा सा ये 34 से कम हो जाएगा। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट्स, और ये 34 से टेम्परेचर इसका कम हो गया है। अब हम इसको रीच करेंगे 33। हमें वेट करना है 9 मिनट का, फिर 10, 11 और 12। अभी ये 33 और 34 के बीच में है, लिहाजा इसको हमें 33 ही रीड करना है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और होता है आपके पास, यू कैन गो विद सेल्फ कैलिब्रेशन। आप इसके 1 डिग्री सेल्सियस को 0.5 में ख़ुद से ब्रेक कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो सेल्फ कैलिब्रेशन अलाउड है, और अगर आप नहीं चाहें तो आप होल नंबर में भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स क्लोज टू 9 सेकेंड्स, 9 मिनट्स। लेट्स रीड द टेम्परेचर। इट्स स्टिल 32
33। 9 मिनट पे भी इसका टेम्परेचर 33 है। टेन मिनट का वेट कर लेते हैं। अभी भी ये 33 ही है। टेन मिनट पे ये 33 ही रहा। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इसका 1 डिग्री टेम्परेचर ये 33 से शायद नीचे आ जाए। ओ यस, इट इज़ अ बिट बिलो 33। अब ये 33 से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। तो अब दो ऑब्जर्वेशन मैं अपने तौर पे वैसे ही लिख देता हूँ, जस्ट टू सेव द टाइम। ये 32 पे आ गया और अगले मिनट में भी ये 32 पे ही रहेगा। मैंने 12 मिनट तक की अपनी सारी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट कर ली हैं और इसे हम यहाँ से साइड पे रख देते हैं। इससे कोई बहुत ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब हम चले जाते हैं इसके अगले पार्ट के ऊपर। ऑन द एक्सिस अपोजिट प्लॉट द टेम्परेचर, वाई एक्सिस अगेन द टेम्परेचर। On x-axis, the temperature axis should allow you to include a point at least 5 degrees Celsius greater than the maximum temperature recorded. x-axis पे हमें टाइम चाहिए। हम इसके ग्राफ शीट पे गए, x-axis पे हमने इसका टाइम लिया इन मिनट्स। अच्छा, हमने टाइम लिया 12 मिनट्स तक का। 0, अगर हम इसे 1 2 3 4 5 6 और 7 बोलते हैं तो काम नहीं चलेगा। लिहाजा वी स्टार्ट फ्रॉम 0, देन 2 4 6 8 10 12। तो हमारा टाइम यहाँ पे एग्जैक्टली इसके ऊपर कंप्लीटली प्लॉट किया जा सकता है। अब हम जाते हैं टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर वाई एक्सिस, दिस इज टेम्परेचर। एक्सिस लेबल इज़ मैंडेटरी, हमेशा लेबल करेंगे। अच्छा, मेरे पास इन्होंने बोला 5 डिग्री सेल्सियस अबव द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड। फाइव डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड। तो मैक्सिमम टेम्परेचर मेरे पास 34 था। मुझे 34 से 5 डिग्री सेल्सियस तक 39 डिग्री तक का मेरे पास पॉइंट होना चाहिए वाई एक्सिस के ऊपर। मिनिमम मेरे पास 27 है, 27 टिल 39। तो अब हमने इसे लिया यहाँ पे 27 से 39। अगर मैं इसे ले लेता हूँ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, काम नहीं बनेगा। अगर मैं इसे लेता हूँ यहाँ पे 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 एंड देन 40, तो 26 यहाँ से यहाँ तक का कवरेज एक मुनासिब कवरेज होगा। लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स। एट 0 इट वॉज 27, 26, 28, इन द सेंटर दिस 27, ये मैंने पहला पॉइंट लिया इसका। एट टाइम 1 मिनट एंड 2 मिनट एंड 3 मिनट द टेम्परेचर वॉज सेम। दिस इज टाइम 1 मिनट, 1 मिनट पे भी यही टाइम टेम्परेचर था, 2 मिनट पे भी यही टेम्परेचर था। 3 मिनट पे हमें ऐड करने को बोला गया था। ओह, 3 मिनट का टेम्परेचर है मेरे पास, 3 मिनट पे भी 27 ही था। अब 3.5 पे हमने ऐड किया, 3.5 पे हमने ऐड किया और 4 पे हमने इसका नेक्स्ट रीडिंग लिया। 4 मिनट्स पे टेम्परेचर था 32 डिग्री सेल्सियस। एट 4 मिनट इट वॉज 32, 30 एंड दिस इज 32।
ये 32 आ गया। 5 मिनट का टेम्परेचर 5, 6, 7 तक 34 ही था। 5 32 से 34 जी, 5 पे 34, ये 5 पे 34 आ गया, 6 पे भी 34 आ गया और 7 पे भी 34 आ गया। ये 3 टेम्परेचर आ गए। 8 पे इट वॉज 33, 8, 9, 10, 33, 33, 33, 8, 33, 9, 33, 10, 33, 11 और 12 पे इट वॉज 32, 11, 32 डिग्री and 12 again 32 degree. So this is basically the plotting of the points. Now the next thing is draw one straight line through the points between time 0 minutes. तो 0 मिनट का ये वाला टाइम है, इसके ऊपर 0 till 3 एक स्ट्रेट लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट्स आफ्टर द मैक्सिमम वॉज रीच्ड। यहाँ पे मैक्सिमम रीच हो चुका था, इसके बाद ये सारा फॉल है, तो आपने एक लाइन इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जहाँ से फॉल चेंज हुआ उसके ऊपर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। एक बेस्ट फिट लाइन होना चाहिए। मैंने एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर लिया, कुछ पॉइंट्स नीचे होंगे, कुछ पॉइंट्स उसके ऊपर होंगे। एक्सट्रापोलेट दीज टू लाइन्स एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन एट टाइम 3.5। दिस इज 3, दिस इज 3.5, 3.5 पे आप इसको एक्सट्रापोलेट कर लेंगे, इस लाइन को स्ट्रेट ले जाएंगे 3.5 पे और इस लाइन को भी 3.5 पे एक्सट्रापोलेट करेंगे। एंड ड्रॉ a straight line on 3.5. So this is 3.5. कुछ इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपने इसका मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे तो मिनिमम टेम्परेचर है ही 27 इसका। अगले पार्ट पे चलते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, सो फॉर दैट वी नीड टू रीड द हाईएस्ट टेम्परेचर। इट्स 34, 34.2, 34.6, 34.8, 32, 4, 6, 8, 33, 33.2, 33.4, 33.6, 33.8. So approximately it is 33.8. No, it's 34, 34, 35, 35.2, 35.4, 35.6, 35.8, 35.8 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया 35.8 minus 27 is the change in temperature. 35.8 minus 27. .8 degree Celsius is the change. अच्छा जनाब, calculate the heat energy produced in the reaction. Energy is mc delta T. M is the mass of the liquid which is 50 cm3। जब भी आपको लिक्विड का वॉल्यूम दिया जाएगा आप उस वॉल्यूम को ही कंसिडर करेंगे मास की जगह पे। तो m इज़ 50, c इज़ कांस्टेंट 4.3, delta T is 8.8. Let's calculate the result. 8.8 times 4.3 times 50. 1892 joules energy was produced. 1892. Okay, I repeat. In this formula, m is the mass. Mass is basically the volume of the liquid content that has been used in the reaction. So we have taken 50 cm3 of FB4. See, use a measuring cylinder to transfer 50 cm3 of FB4. Zinc was in solid state, so we do not take the mass of solid but of liquids only. Okay, we have got the equation zinc and copper. The reaction between zinc and aqueous copper to sulfate is a displacement reaction. Zinc displaced copper from its ionic form and made it an atom, and zinc became a cation
from the mass of zinc added and the concentration of Fe4 show that the copper to sulfate was in excess. For this we need molar ratio. So moles of copper to positive equals to volume times concentration. Volume was 50 cm cube divided by 1000 to make it dm cube. Concentration is 1.10. 1.10 mole per decimeter cube. We'll simply multiply it by 1.10. 0.050 times 1.10. Result is 0.055 moles of copper. 0.0550 moles of copper. Now we need to calculate the moles of zinc. Zinc was in solid state. So what shall we do? We will use the formula mass in grams over AR of zinc. Mass of zinc was 2.18 grams. 2.18 divided by AR of zinc is provided to you. This is 65.4. 65.4. 2.18 divided by 65.4. 0.0333. 0.0333 moles of zinc. 0.0550 moles of copper. Which one is in excess? This was the question. So zinc and copper, the reaction ratio is 1:1. And in this way, zinc has 0.033 moles and it needs 0.33 moles of copper to completely react with, but the copper was in excess. So we can say the ratio is of 1:1. Hence, copper to is in excess. That's your answer. Assuming that the copper to sulfate was in excess, use your answer to 2 to calculate the enthalpy change of the reaction between zinc and Cu2 positive ions. Give your answer in kilojoule per mole and include the relevant sign. Okay, let me tell you one thing. We always perform such calculations on the basis of limiting reactant. When copper is in 0.0550 moles, so it has not completely reacted with the zinc, but zinc has completely reacted with the copper. So your calculations purely depend on limiting reactant. This is limiting reactant. So we can say that 0.033 moles of zinc has been produced 1892 joules of energy. 0.0333 moles of zinc produced 1892 joules of energy. The question is, give your answer in kilojoule per mole. Enthalpy. Enthalpy is calculated when 1 mole of any chemical reactant completely react. So 1 mole will produce X joules. Let us cross multiply. 1892 divided by 0.0333. 56817. 56817 joules of energy can be produced by 1 mole of zinc. Divided by 1000 to get the joules in kilojoule. 1, 2, 3. 56.8 kilojoules of energy is produced. What about the sign? We know that the temperature rise confirm the reaction is exothermic. So heat loss sign is of negative. One source of error in the experiment is due to the accuracy to which the thermometer can be read. What is the maximum error in a single temperature reading on a thermometer with graduation of 1 degree Celsius? So the error is 0.5 degrees Celsius. This is the error. Calculate the maximum percentage error when measuring a temperature rise of 12.0 degrees Celsius. This is very technical question. If you are supposed to measure the rise
make sure you will read the thermometer 2 times, one for the initial temperature and one for the final temperature. For the change, the thermometer is read 2 times. So this error is going to be added in each value, 0.5 plus 0.5, because it's a change, it's a rise. So for the maximum error, 1, which is the sum of these two, error divided by 12 temperature rise times 100. It's going to be 100 divided by 12, 8.3%. Here we have done with question number 1. Hopefully you guys got the points. एक एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी. इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर कोई और क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.